वेलकम इन वी मस्ट लर्निंग। हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसका एक अगला टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये है समिट्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का हम लोग कर चुके थे और ये समिट्स मतलब सम्मेलन। और हम सबको पता है कि हर साल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं और वो सम्मेलन नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। मतलब कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं और कुछ इंटरनेशनल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, बट हाँ, जो अच्छे सम्मेलन हुए होते हैं उस साल के, वो कभी-कभार पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग वही समिट्स का टॉपिक अपना एक देखने जा रहे हैं। अच्छा, समिट्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ काम की है यहाँ पर, वो हमें देखना ज़रूरी होता है कि समिट्स को कैसे पढ़ा जाए। तो एक ये बस समझने के लिए, ये हमेशा के लिए आपको काम आता है कि जब भी आप समिट्स पढ़ो ना, तो उसको इन 3 हिस्सों में बाँट लो, ठीक है? पहला हिस्सा जैसे राजनैतिक पॉलिटिकल समिट्स का हो गया, जितनी भी राजनीतिक सम्मेलन हो गए उनका। और राजनीतिक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली, महासभा का, सुरक्षा परिषद हो रही है। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें कई देश शामिल होंगे, मल्टीलेटरल मतलब बहुत देश होंगे, और बाईलेटरल का मतलब बस 2 देश होंगे, बाई मतलब द्विपक्षीय जिसको बोला जाता है। तो भारत ने अगर किसी दूसरे देश के साथ में सम्मेलन किया है, वो मल्टीलेटरल संगठन। देखो, नाटो हो गया, G7, ब्रिक्स, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, क्वाड, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हैं जो अपनी मीटिंग करते हैं। तो ऐसे उनको ध्यान में रखना होता है हर साल, ठीक है? ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिसको याद रखना होता है। इकोनॉमिक आर्थिक सम्मेलन ऐसे होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं, WTO, ठीक है? व्यापार संगठन, IMF, वर्ल्ड बैंक अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं, हाँ? इनके बारे में और भी होते हैं इसमें, ओपेक हो गया, ठीक है? एपेक हो गया। ऐसे पर्यावरण वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है? IPCC, ठीक है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं। इसको छोड़कर कुछ मिसेलेनियस हो सकते हैं, विविध, मतलब कुछ ऐसे सम्मेलन जो इन 3 कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, ना? तो उनको हम एक जगह लिख सकते हैं। लेकिन ये जो जिनके नाम मैंने लिखे ना, ये कुछ काम की संस्थाएं हैं जो हर साल अपनी मीटिंग करती हैं, तो उन पे थोड़ा स्पेशल फोकस रखना पड़ता है। हम लोग बस देखने जा रहे हैं अपने जो सम्मेलन इस साल हुए और जो थोड़ा फेमस सम्मेलन हैं वो, उनके बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला, फर्स्ट देखो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता ही है कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में बहुत बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसकी सुरक्षा को लेकर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, सेफ्टी को लेकर पहला सम्मेलन ये हुआ है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इंटरनेशनल में भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भी बताया था। ये बहुत काम की चीज है क्योंकि ये फर्स्ट AI को लेकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ना करे कुछ समस्याएं क्रिएट कर दे बड़ी। तो पहला सम्मेलन किया गया है इंग्लैंड में, बेलेचले पार्क लंदन में, और 28 देश शामिल थे जिसमें इंडिया भी था। तो इसका हर पॉइंट बहुत काम का है क्योंकि ये पूरी दुनिया में फर्स्ट मल्टीलेटरल सम्मेलन हुआ है। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें बहुत देश शामिल हुए, AI की जो भविष्य में प्रॉब्लम समस्याएं आ सकती हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? दूसरा, आसियान पे आते हैं। आसियान एक बड़ा ग्रुप है, सबको पता ही है। भारत के पूर्व में जो देश हैं उनका ग्रुप है, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे 10 देशों का समूह। आसियान तो पता होगा 1967 में बना था। 10 देश हैं, इसमें एक और अभी शामिल हो रहा है, ईस्ट तिमोर जिसको बोलते हैं, पूर्वी तिमोर जो देश है वो और शामिल हो रहा है, तो 11 देश आसियान में हो गए। तो आसियान का 20वां शिखर शिखर सम्मेलन हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया। ये जकार्ता आसियान का हेडक्वार्टर भी है। आसियान का जो मुख्यालय है वो भी जकार्ता में, और ये 20वां शिखर सम्मेलन भी हुआ। अच्छा, आसियान के साथ साथ में ही क्या होता है, एक और सम्मेलन होता है जिसको ईस्ट एशिया समिट बोलते हैं, EAS। ये भी खूब पूछा जाता है। EAS में क्या होता है, देखो, आसियान के 10 मेंबर, ये तो अभी 11वां शामिल हो रहा है, 10, और बाकी के 8 मेंबर और हैं, तो टोटल 18 सदस्य हैं जिसमें भारत भी है। तो आसियान प्लस 8 देशों का समूह ईस्ट एशिया समिट करता है, और वो हमेशा वहीं पर होती है जहां आसियान की मीटिंग होगी, मतलब फिक्स है, जिस जहां पर आसियान का सम्मेलन होगा वहां पर EAS का सम्मेलन होगा। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुआ, तो जकार्ता में ही ये भी सम्मेलन हुआ। भारत इसका हिस्सा है EAS का, आसियान का नहीं है।
आसियान क्योंकि पूर्वी देशों का समूह है, वो याद रखना है। आसियान के 10 देशों में भारत नहीं आता, बट ईस्ट एशिया समिट जो होती है उसमें इन 18 देशों में 8 में भारत भी है। ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स, ब्रिक्स के सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो ये 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का था, और ब्रिक्स में हमें देश पता ही है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इस बार ये जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में मीटिंग हुई, इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। थीम भी लिखी हुई है, देखो, ब्रिक्स और अफ्रीका। इसमें फैसला क्या लिया गया कि ब्रिक्स में 6 और नए देश शामिल होंगे। 1 2 3 4 5 तो थे ही, 5 पुराने और 6 और, तो टोटल ब्रिक्स में कंट्री कितने हो जाएंगे? 11 कंट्रीज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से बनता जाता है। कौन कौन से देश हैं? देखो, मिस्र है, इथोपिया है, ये 2 तो अफ्रीका के हो गए, अफ्रीका के। 3 हो गए एशिया के, ईरान, सऊदी और यूएई। 3 एशिया से हो गए। और याद भी ऐसे रहता है, 2 अफ्रीका के महाद्वीप के, 3 एशिया के, और 1 दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना देश है वो। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज हो गए। इसके बाद एक उतना ही इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, भारत संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है, एससीओ का। एससीओ एक बड़ा संगठन है, सबको पता होगा, जिसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 2001 में बना था, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अभी तक इसमें 9 सदस्य, मतलब 8 सदस्य थे। देखो, ईरान इसका एक नया सदस्य बना है, 9वां सदस्य। इसलिए बहुत काम का बन जाता है ये कि एससीओ का नया सदस्य कौन बना है, जैसे यहां पर ब्रिक्स के नए सदस्य कौन बने हैं। और इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? एससीओ की 24वीं वाली कहाँ पे होनी है? कजाकिस्तान में होनी है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है कि कजाकिस्तान इसकी मीटिंग होनी है। और 23 वाली भारत ने वर्चुअल मीटिंग की थी, मतलब भारत थी ऑफ मतलब जैसे ना इंटरनेट के माध्यम से लाइव मीटिंग कर ली थी, फिजिकल मीटिंग नहीं की थी भारत ने। तो 24वीं याद रखनी है। ऐसे ये देखो, ये बताया नहीं मैंने, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके मेंबर तो लिख दिया, इसकी थीम हाँ जो ये लिखी हुई है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ये भी याद रखना है। कभी कभी इनकी थीम भी पूछ ली जाती है इन सम्मेलनों की। अगले पे आते हैं हम लोग, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक फिर से देखो बहुत अच्छा ग्रुप है। ये तो सबको पता होगा, भारत और भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश जो आसपास जुड़े हुए हैं, उन ऐसे 8 देशों का समूह जिसमें भारत भी आता है, वो सार्क कहलाता है, SARC। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, ऐसे देशों का समूह। ठीक है, सार्क कहलाता है। काठमांडू जिसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसमें पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान की वजह से सार्क की मीटिंग हो नहीं पाती है, गड़बड़ होती है। ठीक है, इसलिए भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को हटाकर एक और ग्रुप बना लिया जिसको बिम्स्टेक कहते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका नाम ही बहुत काम का है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसमें भी 7 देश हैं। ठीक है, और इसका सचिवालय कहाँ है? ढाका में है। ये याद रखना है, सार्क का एक तरीके से क्या हुआ है, ये रिप्लेसमेंट है। सार्क की जगह पर बिम्स्टेक भारत बना। सार्क 1985 में बना था और बिम्स्टेक बना है 1997 में। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश हैं, बस क्या नहीं है इसमें? पाकिस्तान नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, उसकी जगह पर म्यांमार और थाईलैंड आ जाते हैं यहां पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एपेक, एशिया पैसिफिक। देखो, एशिया प्रशांत महासागर के आसपास के देशों का समूह, ये बहुत पुराना ग्रुप है। एपेक बना हुआ है, देखो 1989 में, 21 देशों का समूह है, सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसकी मीटिंग अमेरिका में आयोजित करवाई गई, सैन फ्रांसिस्को में। और भारत को इसका स्पेशल इन्विटी बुलाया गया, मतलब भारत को आमंत्रित सदस्य। भारत इसका सदस्य नहीं है, एपिक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका सदस्य भारत नहीं है। मतलब प्रशांत महासागर के आसपास की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत उसका सदस्य नहीं है। लेकिन जब अमेरिका में मीटिंग हुई सैन फ्रांसिस्को में, तो भारत को स्पेशली इनवाइट किया गया, बुलाया गया। पीयूष गोयल गए थे, देखो नाम लिखा हुआ है भारत की तरफ से, इसलिए ये मीटिंग भी काम की हो जाती है। एक बड़े समूह जिसका भारत सदस्य नहीं है, उसमें भारत को बुलाया गया और ये मीटिंग कहाँ हुई थी। फिर आते हैं G7। G7 बहुत बड़ा सम्मेलन है, भारत G7 का भी सदस्य नहीं है, और G7 में भी भारत को बुलाया गया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें तो मोदी जी खुद गए थे, स्पेशल इन्विटी। देखो,
कभी कभी किसी संगठन का कोई कोई देश सदस्य नहीं होता तो उसको स्पेशल इनविटेशन पे बुला लिया जाता है ऐसे। तो ऐसे एपेक में भी हुआ, यहाँ भी हुआ। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। पहले G8 था, रूस निकाल दिया गया तो G7 बचा। ये 49वां सम्मेलन था। हुआ कहाँ है? हिरोशिमा, जापान में हुआ। और भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था और प्रधानमंत्री खुद गए थे इसमें शामिल होने, इसलिए ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है G7 के बारे में। कौन सा सम्मेलन था? 49वें नंबर पर, कहाँ पे हुआ? फिर देखो ये भारत के लिए है, एक बड़ा सम्मेलन हुआ। भारत में सबको पता है गिफ्ट सिटी बनाया गया है गुजरात में। गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया गया, गांधीनगर में। फिनटेक सिटी बोलते हैं जिसको, जहां पर फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी ना जो पैसा इन्वेस्ट करती इधर से उधर, उनके उनके ऑफिस बनाए गए हैं। तो वहीं पर एक सम्मेलन बोला करवाया गया, इन्फिनिटी फोरम 2.0। इन्फिनिटी में देखो क्या नाम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी टेक्नोलॉजी फिनटेक समिट। मतलब ये समिट जो है ये निवेश करने के लिए है कि कहाँ भारत में किन किन नई चीजों पर निवेश करना है। इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है, याद रखना है। गिफ्ट सिटी में जो गुजरात में है वहां पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद अगले आते हैं हम लोग, स्टार्टअप कॉन्क्लेव। भारत में जो बड़े और कॉमर्शियल सम्मेलन होते हैं आजकल सभी कहाँ, मोदी जी की वजह से गांधीनगर गुजरात, देखो गुजरात में ही बुलाया गया फिर से। ठीक है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव। स्टार्टअप मतलब जो नई नई कंपनियां शुरू हुई भारत में अभी के टाइम पे। ये 23 का है, 108 यूनिकॉर्न लिखा है। यूनिकॉर्न मतलब स्टार्टअप की वो नई 23 में, 24 में तो और बढ़ चुकी है, 24 आते आते अब तो 140 के अबव कंपनी हो चुकी है। मतलब जो $1 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर नई कंपनी हो और $1 बिलियन से ज्यादा उसका बिजनेस हो जाए, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये हर साल होता है। जब मीटिंग होती है तो ऐसे बोला जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 28वीं मीटिंग 2023 में कहां बुलाई गई? दुबई में। UAE जो है देश, 28वीं मीटिंग। और अगले साल मतलब 24 में अब बुलाई जानी है बाकू, ये अजरबैजान जो देश है वहां, उसकी कैपिटल में, अजरबैजान। ये याद रखना है दोनों। ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बहुत पूछा जाता है कि COP 28 2023 में हुई थी, ये कहाँ करवाई गई? दुबई में। और 2024 में जो होगी वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में करवाई जाएगी, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसके बाद ये देखो, अच्छा वहीं जो ये दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है COP 28, वहां पर पहली बार एक नई चीज की गई। और नई क्या चीज की गई? जो धर्म के नेता हैं, बहुत सारे धर्मों के नेता, तो धार्मिक लोग होते हैं, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, उन लोगों ने भी एक सम्मेलन किया पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है कि ग्लोबल, जिसको नाम दिया गया ग्लोबल फेथ लीडर समिट। ठीक है, वैश्विक आस्था नेता शिखर सम्मेलन, मतलब जो धर्म से जुड़े हुए नेता हैं उनका सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? वो भी यहाँ पे UAE में है। शहर दूसरा है, बस देखो UAE में दुबई है, UAE में अबू धाबी है, वहां किया गया। उसके साथ ही करवाया गया था ये, कि मतलब जो धार्मिक, ये बस सिटी अलग है, याद रखना UAE देश है। और इसका मकसद यही था कि जो धार्मिक लोग हैं, देखो उनको बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो वो लोग भी क्या करें, पर्यावरण के लिए काम करें, लोगों से अपील करें पर्यावरण को बचाने के लिए। तो अच्छा सम्मेलन था, पूछा जा सकता है ग्लोबल फेथ लीडर समिट कहाँ हुई थी, कितने धर्म, 28 धर्मों के लोगों ने देखो भाग लिया इसमें। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन, हर साल जनवरी में होता है, हर साल फिक्स है ये, जिसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको डावोस समिट भी बोलते हैं। हमेशा एक ही जगह पर होता है, डावोस, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जाओ, देखना कभी जब भी मीटिंग होती है बिल्कुल ठंड में होती है, तो सब बोलते भारत के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब जाएंगे विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए। इस बार की समिट थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, पुनर्निर्माण विश्वास, मतलब विश्वास को फिर से वो करना है, कोविड के बाद से जो थोड़ा गड़बड़ हो गया उसको फिर से सही करना है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना
1971 में क्लास स्वाब, ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने की थी। इनका नाम याद रखना। विश्व आर्थिक मंच बहुत काम की संस्था है। ये इतनी फेमस रिपोर्ट निकालती है अपनी, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट ये निकालती है। ये बहुत पूछा जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालती, कौन संस्था निकालती है। ऐसे ही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सी संस्था निकालती है, यही संस्था निकालती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट कौन निकालता है, ये निकालती है फिर से, ठीक है। और एक कौन सी निकालती है, बहुत काम की रिपोर्ट है, कॉम्पिटिटिवनेस, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको बोलते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये भी कौन निकालता है। पर देखो तो विश्व आर्थिक मंच कितनी फेमस रिपोर्ट निकालता है। जेंडर गैप, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट और कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिस्पर्धा सूचकांक या रिपोर्ट जो होती है, ये सब विश्व आर्थिक मंच निकालता है। तो बड़ी संस्था हो गई। इसके बाद अगला आते हैं हम लोग, देखो ये पूरी दुनिया में फिक्शन, जो फिक्शन होता है सबको पता है, नॉवेल लिखे जाते हैं, अब उनका भी सम्मेलन होने लगा है। तो फिक्शन पे, जो किताबों पे लिटरेचर का फेस्टिवल होता है, साहित्य का, ठीक है। तो 81वां 2023 में किया गया, 82वां 2024 में होगा, दोनों साथ में लिखे हुए हैं। और ये हुआ है चेंगडू चाइना में, और ये होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड पे हमें इंग्लैंड का कंट्रोल है, तो इंग्लैंड में होगा ग्लासगो। तो याद रखना है ये वर्ड, साइंस फिक्शन, हिंदी में बोलते हैं विश्व विज्ञान कथा सम्मेलन, ठीक है। साइंस फिक्शन जो लिखे जाते हैं, वैज्ञानिक कहानियां लिखी जाती है, उनका सम्मेलन। और यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है साइंस फिक्शन के लिए। ये अवार्ड का नाम भी कई बार पूछा गया है कि ये ह्यूगो अवार्ड, ये बहुत फेमस अवार्ड है, फिक्शन का नोबेल कहा जाता है इसको, ठीक है। तो फिक्शन का नोबेल ह्यूगो पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है, साइंस फिक्शन के लिए दिया जाता है, याद रखना। और वो अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। मीटिंग कहाँ कहाँ हुई, दोनों ईयर के याद रखने हैं। अगला नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका तो भारत से बहुत पुराना रिश्ता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं, भारत ने ही शुरू किया था। और जब हम लोग नैम का इतिहास पढ़ते हैं, शीत युद्ध हुआ था, अमेरिका और सोवियत यूनियन का गुट बन गया था, तो भारत ने कोई गुट नहीं चुना। भारत ने 1955 में बाडुंग कॉन्फ्रेंस बुलाई, नेहरू ने, और भी कुछ लीडर थे वहां पर। तो आइडिया आया कि हम भाई किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपना गुट बना देंगे, नैम, गुट निरपेक्ष। इसीलिए फिर 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई यूगोस्लाविया में, और ये नैम की शुरुआत कर दी गई। तो ये 2 ईयर याद करने चाहिए, इसमें आइडिया आया था और यहां से नैम की शुरुआत हो गई। इस नैम का जो 19वां सम्मेलन हुआ है वो युगांडा, देखो कंपाला, युगांडा अफ्रीका का देश है, उसकी कैपिटल कंपाला में हुआ। और इसमें 100, देखो नैम में भी 120 देश हैं, भारत के से जुड़ा हुआ एक बड़ा संगठन है। कम मीटिंग बुलाई जाती है, कभी कभी जब बुलाई जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नैम की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। और इसका मोटो क्या था, ठीक है, कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। फिर आता है हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट। ये मोदी जी हर बार बुलवाते हैं गुजरात को विकसित करवाने के लिए, गुजरात में और पैसा खर्च करने के लिए। तो देखो गांधीनगर गुजरात में बुलाई गई। थीम याद रखना, गेट वे टू द फ्यूचर, ठीक है, भविष्य का प्रवेश द्वार, ये थीम रखी गई। और भारत में विशेषकर गुजरात में निवेश करने के लिए, नाम में लिखा है वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है। 10वां सम्मेलन था और गांधीनगर गुजरात में बुलाया गया। अच्छा, बस इतने हो गए। इसके बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसको इतनी बार हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो है G20। G20 भारत में बुलाया गया, 18वां G20 था, ये तो सबको पता है। G20 भारत ने करवाया। तो G20 से जुड़े हुए कितनी सारी चीजें हैं, ये सब एक साथ में मैंने लिख दी है कि देखो 18वां शिखर सम्मेलन था G20 का, पहली चीज, ठीक है। भारत मंडपम में बुलाया गया, प्रगति मैदान दिल्ली में। डेट भी याद रखनी है इस बार, तो 9 से 10 सितंबर, ठीक है, 9 से 10 सितंबर के बीच में 2 दिन का था ना, 9 से 10 सितंबर वाला। भारत में पहली बार G20 बुलाया गया, ये भी चीज याद रखनी है। इसका मोटो, आदर्श वाक्य सबको पता होगा, वसुधैव कुटुंबकम था।
जिसका मतलब क्या है, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, आदर्श वाक्य। और ये सबको पता है वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया। भारत का जो महाउपनिषद है, उपनिषदों में उससे ये लाइन ली गई। अफ्रीकन यूनियन एक संघ है, G20 में शामिल। ये अंतरराष्ट्रीय में मैं बस सब बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं कि अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के देश 55 देशों का समूह है जिसको G20 की सदस्यता दी गई, इसलिए अब G21 हो जाएगा ये। तो अफ्रीकन यूनियन जिसको दी गई उसमें 55 देश अफ्रीका के शामिल हैं। और अफ्रीकन यूनियन जो था, ये जो ग्रुप जिसको मान्यता दी गई, ये सिरटे समझौता या सिरटे पैक्ट बोलते हैं, उससे बनाया गया था 1999 में। और इसका मुख्यालय है, देखो लिखा हुआ इथोपिया में, एडिस अबाबा। ये इथोपिया की कैपिटल है, अफ्रीका का देश है जहां पर। और इसको मिला हुआ है 21वां मेंबर का दर्जा मिल गया G20 का, इसलिए इसके बारे में तो जितना याद हो सके, जितनी चीजें वो काम की हैं। इसके बाद देखो इस G20 में निर्णय क्या लिया गया, ये दो बड़े निर्णय लिए गए G20 में। ये दो निर्णय बड़े निर्णय हैं। एक तो क्या है कि एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस याद वो किया गया, बायोफ्यूल को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसमें 9 देश शुरुआत में शामिल हुए, अभी और शामिल हो रहे हैं उसमें। और दूसरा काम क्या किया गया, देखो इंडिया, ये बहुत देखो ये भी का काम है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ट्रेन का, हाईवे का, उसका रोड का, कि भारत से मिडिल ईस्ट अरब देशों होते हुए यूरोप तक का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जब बनेगा, तो इसलिए इसको भी याद रखना है कि दो बड़े निर्णय लिए, दो क्यों तीन हो गए, एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, ये पहला निर्णय, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया, और तीसरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक रास्ता बनाया जाएगा भारत से यूरोप तक, जो मिडिल ईस्ट से होकर जाएगा। अगला देखो G24, इस साल का G20 कहां होगा, ब्राजील के रियो शहर में होगा, ब्राजील में होगा, ब्राजील के रियो शहर में होगा। और ब्राजील ने अपनी थीम दी है ये वाली, ब्राजील की थीम क्या है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, जो 2024 में रियो ब्राजील में होगा। रियो शहर का नाम याद रखना है, ब्राजील का। जब G20 इस बार बुलाया गया था, देखो G20 का होस्ट जैसे भारत था, अध्यक्ष भारत था इस 23 वाले का, 2023 का, तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से सबको होस्ट कौन करेगा, उनकी तरफ से कौन जाएगा, मतलब उनका प्रतिनिधि बनकर कौन जाएगा, उसको कहते हैं G20 का शेरपा, किसको चुना गया। तो भारत की तरफ से G20 के शेरपा बनाए गए थे अमिताभ कांत, इनका भी नाम याद रखना है, G20 के शेरपा। अब देखो अभी भी ये G20 ही है, G20 से जुड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। G20 के अंदर इतने सम्मेलन हुए थे, आप सोच नहीं सकते। जैसे G20 का एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग, आगरा में। ये भी बताऊंगा क्यों काम का है। डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ समिट लखनऊ में, और कल्चर मिनिस्टर संस्कृत से जुड़ा हुआ वाराणसी में। तो ये 3 समिट, और एक शहर और था ग्रेटर नोएडा, लिख देंगे ग्रेटर नोएडा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में, और यूपी के एग्जाम के लिए बहुत काम का है, कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में G20 के सम्मेलन बुलाए गए थे, तो उनके नाम याद रखना है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। बस इसके लिए काम का है, ये इतना याद नहीं रखना हमें कि G20 की मीटिंग उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखो G20 डिजिटल इनोवेशन बेंगलोर में हुआ। बेंगलोर वैसे भी डिजिटल आईटी कंपनी को ले जाना जाता है, तो याद भी रहे। Y20 G20 से जुड़ा हुआ युवाओं का के लिए विशेष सम्मेलन वाराणसी में। U20, यू का मतलब अर्बन, यू का मतलब अर्बन मतलब शहरी, मतलब G20 देशों के जो मेयर हैं, जो शहरों के, उनका सम्मेलन गांधीनगर और अहमदाबाद में। S20 मतलब विज्ञान के प्रतिनिधि जो हैं इन देशों के, उनका सम्मेलन अगरतला में। और B20 बिजनेस, उन इतने देशों के बिजनेस के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उनका सम्मेलन नई दिल्ली में। तो इनको तो, इन 4 को, लास्ट वालों को अलग से नहीं, 4 क्यों, ये 5 हो गए, इनको याद रखना है। यूपी वालों को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इनको याद रखना है। डिजिटल इनोवेशन का कहां हुआ, युवाओं का सम्मेलन कहां हुआ,
शहरों का अर्बन सम्मेलन कहाँ हुआ, विज्ञान का सम्मेलन कहाँ हुआ और बिजनेस सम्मेलन कहाँ हुआ, G20 का। G20 में सबके को पता है भारत मंडपम बनाया गया जहां पर ये सम्मेलन हुआ था। उसी में भगवान शिव की नटराज की मूर्ति जो चोल राजाओं के टाइम पे बनी थी वो लगवाई गई 28 फीट की ना, मतलब टोटल 27 फीट है, 1 फीट ऊंचाई पे भगवान नटराज की। वहीं पे जहाँ पे मोदी जी की सबके साथ फोटो थी वहां पे कोणार्क का चक्र लगा हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिमा भी थी। जहां पर लोगों को गेस्ट को रुके थे वहां पर तंजावुर पेंटिंग्स लगाई गई थी। ये भी चोल राजाओं के टाइम पे बनी थी तंजावुर पेंटिंग। डोकरा कला ये मेटल आर्ट होती है छत्तीसगढ़ की, ये भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ की एक मेटल आर्ट है जिसको डोकरा, ये पूछी जा सकती है इस बार कल्चर में, ठीक है। धातु की मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो उनका प्रदर्शन किया गया। भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति लगाई गई। तो ये सब पता है कला से जुड़ी हुई चीजें हैं जो G20 में इस्तेमाल की गई, इसलिए इनके नाम याद रखना है। भारत मंडपम क्या था, नटराज की मूर्ति के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कोणार्क के मंदिर के बारे में, उड़ीसा का मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। एक राजा था नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है। नरसिंह देव नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुमारगुप्त ने बनवाया था ना। थोड़ी सी इतिहास की बारे इनके बारे में, इनको इतिहास में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स की, लेकिन इस साल जो इतिहास के क्वेश्चन इनसे बनाए जा सकते हैं, ठीक। अब तो बस हमें ये देखना है कि नाम है और सम्मेलन है, ये कुछ काम के सम्मेलन है, उनके बस नाम दिए हुए हैं, कहां पे आयोजित किए गए, बस और कुछ भी नहीं है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत में हर 2 साल बाद होता है। तो 2023 में आयोजित करवाया गया था, शुरुआत में ही, बिल्कुल देखो जनवरी में होता है, सबको पता है 9 जनवरी को गांधी जी आए थे इसलिए 9 जनवरी को होता है। ये तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में करवाया गया था, 23 वाला। और उसका जो थीम थी वो ये थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली, गुयाना अफ्रीका में है, उसके राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। इसमें भारतीय मूल के लोगों को बुलाया जाता है। तो हर 2 साल के बाद होता है, तो ये चीज याद रखनी है इसके बारे में। 17वां था और 9 जनवरी को गांधी जी जब भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, इसीलिए 9 जनवरी को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। 108वां साइंस कांग्रेस, ये पिछले साल बुलाई गई थी। और याद रखना भारत में शुरुआत में हर साल जनवरी में एक विज्ञान कांग्रेस बुलाई जाती है, और ये बुलाई गई थी नागपुर में। नागपुर में विश्वविद्यालय है राष्ट्र संत तुकोज जी महाराज। 108वां। 109वां के बारे में भी यही बता देता हूं, वो अभी बुलाई जाने थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसने मना कर दिया, कुछ विवाद हो गया इसलिए बुलाई ही नहीं गई है। तो याद रखना है कि कहां पर होनी थी, और फिर वो कैंसिल हो गई 2024 वाली, अभी हुई नहीं है, जो विज्ञान कांग्रेस होती है हर साल। इसके बाद गज उत्सव काजीरंगा में, ये छोटे छोटे उत्सव भारत वाले अब आ गए, सब इनके याद रखने हैं। गज उत्सव हाथियों एलिफेंट वाला, हालांकि काजीरंगा पता है वो रिनो के लिए फेमस है, गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन गज उत्सव वहां करवाया गया है, याद रखना। इंडियन राइस कांग्रेस चावल के लिए, कटक उड़ीसा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल चावल के लिए फेमस भी है, तो थोड़ा याद भी रख सकते हो। राइस कांग्रेस कटक में बुलाई गई। वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस संभलपुर उड़ीसा, IIM संभलपुर। अब देखो ये ऐसे वाले, ये अच्छा क्वेश्चन बनता जाके कि कहाँ उड़ीसा में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। IIM इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट वाले, लेकिन ये उड़ीसा में बुलाई गई इसलिए काम किया। ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस, ये तो इसलिए डाला कि अभी किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि मीडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ बुलाई गई, अबू धाबी UAE में, जहां पर अभी लिखा था हमने धार्मिक नेताओं का सम्मेलन हुआ था, परमाणु पर्यावरण सम्मेलन। इसके बाद ये वाले देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी शायद यूपी पुलिस में ही पूछा था ये वाला, कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट पहला, ये पूरी दुनिया का पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में, और इसमें 100% ऑप्शन बोध गया दिया जाएगा, तब दिया जाएगा। तो याद रखना है कि पहला बुद्धिस्ट सम्मेलन है विश्व बौद्धिक सम्मेलन नई दिल्ली।
इस वाले पेज में जितने सम्मेलन हैं वो सब नई दिल्ली के हैं, वो मैंने एक जगह डाल दिए हैं। ये सब नई दिल्ली वाले हैं जो न्यू दिल्ली में बुलाए गए हैं। उनके बस नाम देखते जाना। ग्लोबल स्किल सम्मेलन, कौशल शिखर सम्मेलन दिल्ली में, ऑल इंडिया वैदिक साइंस सम्मेलन नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग, रायसीना के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। ये रायसीना डायलॉग हर साल बुलाए जाते हैं, हर साल। और ये क्या होते हैं? ये विदेश नीति से जुड़े हुए सम्मेलन हैं, जिनको बोलते हैं विदेश नीति, मतलब जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बोलते हैं, सामरिक संबंध ना, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर के किसी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। और भारत में हर साल सांग्रीला होटल है, वहीं बुलाया जाता है रायसीना, इसलिए इनको रायसीना डायलॉग बोला जाता है। ठीक है, और नई दिल्ली में होता है। तो 23वां वाला हुआ था, होंगे नई दिल्ली में, ये तो फिक्स है। चीफ गेस्ट कौन थी? इटली की राजधानी पीएम मेलोनी, सबका आपको नाम पता ही होगा, 8वें की। और 9वां जो अभी इस साल बुलाया गया दिल्ली में, उसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री ये मुख्य अतिथि थे। और 24वें का जो विषय वस्तु है वो ये है, ये भी याद रखना है, इसका नाम है चतुरंग। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर चर्चा की गई: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये 4 नाम दिए गए चतुरंग के, इसलिए भी बहुत काम के हो जाते हैं। रायसीना डायलॉग दिल्ली में ही हर साल बुलाए जाएंगे। ठीक है। और ग्लोबल मिलेट, बाजरा, जिसको नाम दिया गया था भारत में मोदी जी ने बजट में श्री अन्न, वो कॉन्फ्रेंस, वो भी नई दिल्ली में। तो मैंने बता दिया इस पेज की सभी कॉन्फ्रेंस दिल्ली की हैं। पूसा में इंडियन मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली, भारत मंडपम। ट्राइबल फेस्टिवल, जनजातीय जो आदि महोत्सव बोला जाता है, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, आदि महोत्सव, फिर से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली। तो इस पेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं जो बुलाई गई नई दिल्ली में। इतनी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मेरे हिसाब से ये बहुत कॉन्फ्रेंस है, अच्छी खासी कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा करंट से जुड़ी तो कॉन्फ्रेंस कोई नहीं होती। नई दिल्ली वाली सभी हो गई, जो बाहर है इधर उधर उनकी ये वाली चीजें हो गई। और फिर G20 वाला तो हम लोगों ने लगभग सभी देख ली कि G20 की सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, समिट्स वाला। आप विमर्श के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसका जो नया अगला पार्ट है जो करंट अफेयर्स का, वो हम लोग जल्दी ही उसको भी कवर करते हैं। थैंक यू।